हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं सभी। आई होप पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसे कल पॉलिटेक्निक के BEE के सब्जेक्ट का हम 2 पेज पढ़ाए थे, जिसमें क्या था, करंट के बारे में बताए थे और दूसरे पेज में EMF के बारे में बताए थे। ठीक है, आज देखिए हम तीसरा टॉपिक लेते हैं। तीसरा पेज है, ये पेज नंबर लिखे हुए हैं, इन पर आप लोग ज़्यादा फोकस नहीं करें। ठीक है, ये आज का पॉइंट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं, कहाँ, क्या इसका मीनिंग है। देखो, दो बिंदुओं के बीच आवेश का वह अंतर जो आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह तक बहने में मदद करता है, विभवांतर कहलाता है। ठीक है, अगर मान लो कोई चालक है, ठीक है, ये मान लो एक चालक है, इसके बीच में अगर मान लो कोई हम बैटरी लगाएं तो उसके बीच में कुछ ना कुछ वोल्ट जो है, कुछ भी चार्जेस जब बहेंगे तो उसके बीच में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस या किसी की वजह से अंतर आ जाएगा। यही अंतर क्या है कि चार्जेस को फ्लो कराने में मदद करता है। मीन्स ये है, एक तरीके से समझ लो। देखो, यहाँ पर बहुत सारी चार्जेस हैं और इस तार में बिल्कुल चार्जेस अभी नहीं है। ठीक है, इस तार में अभी बिल्कुल ये वाले जो तार है, ठीक है, तार कंडक्टर बोल सकते हो, हम तार बोल रहे हैं ताकि समझ में आए आप लोगों को। ठीक है, इसमें जो है कोई भी अभी क्या नहीं है, इसमें अभी कोई भी आवेश नहीं है। तो यहाँ पे जब इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से चार्जेस फ्लो होकर यहाँ से जाएंगे। मीन्स क्या है कि जैसे जैसे ये बढ़ेंगे, इसका मतलब है इसके जो आगे है इधर आवेश कम है, इसीलिए यहाँ बह के जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक, तो यहाँ तक कुछ आवेशों में मतलब अंतर भी आ जाएगा। क्यों न्यूट्रल पॉइंट एक होता है, एक पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव न्यूट्रल, तो न्यूट्रल का मतलब होता है यहाँ जीरो आवेश, तो जिधर ज़्यादा होंगे उधर से कम की तरफ आवेश जाएंगे। अगर पॉजिटिव नीचे है और नेगेटिव ऊपर है, ठीक है, नेगेटिव अगर ऊपर है तो इधर तो क्या होगा, ऐसे करके आवेश इधर को बहेंगे। ठीक है, तो यही हमको समझना है कि अधिक से कम की ओर आवेश जो है बह के जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, मीन्स ये था कि जैसे मान लो हमने ये मान लिया कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो है एक तरीके से अधिक आवेश होते हैं। ठीक है, और यहाँ नेगेटिव, ये न्यूट्रल के पास हो गया। तो इसमें क्या है कि इधर से इधर को करंट जो है फ्लो होकर जाएगी। ठीक है, अगर किसी भी कारण की वजह से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो, तो ऐसे करके यहाँ को फ्लो होगी। ठीक है, तो ये चार्जेस को फ्लो कराने में जो है मदद करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से भी दिखाया जा सकता है, ये भी बैटरी का ही चिन्ह होता है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यदि कभी भी V1 और V2 बराबर हो गए तो विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये याद रखो, जो ये V1 है और ये जो V2 है, अगर ये कभी भी बराबर हो गए तो विभवांतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखो समझते हैं कैसे शून्य हो जाएगा। इसको समझने के लिए क्या है कि इसको समझने के लिए 2 बीकर लेते हैं, जिसमें हमने क्या भर लिया है, पानी भर लिया है। ठीक है, अगर मान लो इन बीकरों को समान तल पर रख दिया जाए, जो मतलब पृथ्वी पर या कहीं पर ऐसी जगह जो समान हो, और इसमें पानी भरा जाए समान तल तक, ठीक है, तो इसमें ना पानी इधर को बहेगा और ना ही इधर को बहेगा, किधर भी तरफ नहीं बहेगा। तो यही मतलब है कि ये V1 है और ये V2 है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, एक तरह से समान जो है समान हो गए, V1 बराबर V2 हो गए, V1 बराबर V2। तो इसकी वजह से इसमें कोई विभवांतर नहीं होगा, ये जो है समान रहेंगे। ठीक है, तो कोई वोल्टेज उत्पन्न नहीं होगी, तो कोई भी चार्जेस भी फ्लो नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मीन्स देखो आगे लिख दिया हम, नो फ्लो ऑफ वाटर, कोई पानी का बहाव नहीं होगा। इसको विद्युत भाषा में, अगर इलेक्ट्रिकल भाषा में पढ़ें तो नो चार्जेस फ्लो मीन्स नो करंट फ्लो मीन्स विभवांतर शून्य। ठीक है, अगर कोई चार्जेस फ्लो नहीं होते हैं तो इसका मतलब कोई करंट फ्लो नहीं होगा, इसका मतलब कोई भी वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखो, यदि इसी में कोई बदलाव बिना किए एक बीकर से दूसरे बीकर में पानी फ्लो कराना हो, तो अगर मान लो जो ऊपर हम दिए थे ये वाला, इसमें अगर इन्हीं बीकरों में हम क्या करें, ठीक है, इसी बीकर में क्या करें हम, एक मिनट, इसी बीकर में कोई बदलाव बिना किए हुए हम क्या करें कि अगर इसका पानी हमको इसमें बहाना हो तो क्या करना होगा, इस वाले बीकर की हाइट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो यही हम देखो नीचे किए हैं, इस वाले बीकर की क्या है, हाइट को इंक्रीज कर दिए हैं। ठीक है,
हाइट को इंक्रीज कर देंगे तो इसमें जितना पानी फ्लो होना होगा वो पानी यहाँ पे फ्लो हो जाएगा। इसका मतलब ये ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसी तरीके से मतलब जिधर विभवांतर अधिक होता है उधर जिधर कम होता है उसी के प्रति जो है चार्जेस ऐसे करके फ्लो होते रहते हैं। ये मतलब पानी बहाने का है और उसमें हम देखते हैं कि किस तरफ कितना विभवांतर फ्लो हो रहा है। वो सॉरी विभवांतर नहीं, और चार्जेस कितने किस पे ज़्यादा हैं किस पे कम है, तो जिस पे कहाँ ज़्यादा होंगे वो कम की तरफ बहते रहेंगे। ठीक है, अब इसी को आगे देखते हैं। इसी नियम से जब ये चार जो है ये पेज नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, जब किसी बैटरी से किसी चालक को जोड़ते हैं तो उसके दोनों सिरे पॉजिटिव व नेगेटिव तक के बीच के विभव में कुछ अंतर रहता है जिससे विभवांतर कहते हैं। यही ऊर्जा को फ्लो कराने में मदद करता है। इसको इसी प्रकार भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम समझा तो दिए ही, जो मतलब जिधर विभव अधिक होगा और जो जिधर कोई भी फ्लो मतलब विभव नहीं होगा, कोई भी चार्जेस पहले से नहीं होंगे, इसका मतलब वहाँ जीरो होंगे, तो अधिक मान लो यहाँ पर एक चार्ज भी है तो इधर को फ्लो होने की कोशिश करेगा। तो यही फ्लो कराने में जो मदद करते हैं इसी को क्या कहते हैं हम, विभवांतर कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र होता है वर्क डन अपॉन चार्जेस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का सूत्र क्या होता है? वर्क डन अपॉन चार्जेस। ठीक है, वर्क डन का जो है यूनिट कितना होता है? जूल, और चार्जेस का कूलाम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या बन गई? जूल प्रति कूलाम। जूल प्रति कूलाम इज आल्सो कॉल्ड वोल्ट। ठीक है, इसको ही क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी? सॉरी एक मिनट, इसकी खोज की थी नाम देखो, एलेसेंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने, एलेसेंड्रो वोल्टा जो थे इसके वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने इसकी खोज की थी, इसलिए इन्होंने अपने नाम से जो है यहाँ पे बताया है कि इसको जो है जूल प्रति सेकंड को ही हम क्या बोलेंगे? वोल्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे मेजर करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से मापा जाता है। वोल्टेज का सूत्र क्या होता है? V=IR। इससे भी हम वोल्टेज को वैल्यू निकाल देते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं। अब देखो अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक का नाम क्या है? जैसे ये यहाँ पे क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, PD का जो है पोटेंशियल डिफरेंस, आगे चल के शॉर्ट में PD लिखने लगेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया यहाँ पे। अब देखो अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ के अनुसार क्या होता है? ओम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर, जो अभी विभवांतर पढ़े, दो बिंदुओं के मध्य ही निकलता है, तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात होता है। ठीक है, ओम के नियमानुसार जो किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य जो विभवांतर तथा उनमें वाली धारा का क्या होता है? ये अनुपात होता है। मेन चीज़ ये लिखी हुई है। ठीक है, मेन चीज़ ये लिखी हुई है अनुपात। ठीक है, अनुपात होता है जिस किसी नियतांक के समानुपाती रखते हैं, जिसे यहाँ कर लो, जिसे किसी नियतांक के समानुपाती रखते हैं, जिससे मतलब है कि उसका टेम्परेचर, जिससे क्या मतलब है कि उसका टेम्परेचर तथा फिजिकल कंपोनेंट का मान नहीं बदलेगा। ठीक है, जिसको किसी नियतांक के मतलब के समानुपाती रखते हैं, जिससे क्या होगा कि कभी जो ये जो कांस्टेंट वैल्यू मानी है, जो हमने नियतांक माना है, इसका मतलब है कि टेम्परेचर और उसके मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं? फिक्स कर रहे हैं। मतलब ये सूत्र कब फॉलो करता है? जैसे कोई चालक जब बन जाता है, उसके बाद जब कोई हम मान लो चालक बना लिए, कोई तार बना लिए, तो उसके बाद क्या है कि उसका मटेरियल तो हम चेंज नहीं करेंगे, वो तो बन गया किसी भी मटेरियल का। ठीक है, और वहाँ का जो टेम्परेचर वैल्यू होती है उसको भी हम देखते हैं कि यहाँ पे फिक्स रहेगी कि नहीं, कितनी फिक्स रह रही है, उस हिसाब से जो है हम फिक्स करके तो उसके बाद जो है V/I को प्रोपोर्शनल करते हैं उस कांस्टेंट के, तब हम निकालते हैं कि वहाँ विभवांतर वहाँ पर ओम्स लॉ को देखते हैं वैलिड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, वहाँ पर ओम्स लॉ को फिर वैलिड करवाते हैं इन सभी चीज़ों को देखते हुए। ठीक है, तो ये जो सूत्र है ये याद रखना। ये तो अभी वैसे सूत्र नहीं बना है, अगले पेज में जो सूत्र बनेगा। ठीक है, अगला पेज 1 मिनट में हम लेते हैं।
ठीक है, आगे देखते हैं। कांस्टेंट रिप्लेस, जो हम वो कांस्टेंट माने थे वी अपॉन आई इज प्रोपोर्शनल टू कांस्टेंट, ऐसे करके अभी पीछे माने थे। तो इस कांस्टेंट को जब हम रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम क्या करेंगे, जब रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब हम वहाँ पे जो है, अगर मान लो उसको किससे रिप्लेस कर देते हैं, आर से। आर से ही क्यों करते हैं कि जब भी कोई मटेरियल बन गया, ठीक है, ये मान लो एक चालक है, एक तार है, ये जब बन गया और इसका तापमान भी अगर हम फिक्स कर लिए हैं और मटेरियल बन चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा उसी पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, अभी हम कल पढ़े थे, वो आगे बढ़ेंगे, सॉरी अभी तो नहीं पढ़े हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है उसकी लंबाई, वो क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, इन दो पर, और रो का मतलब होता है वहाँ पे तापमान जो है और मटेरियल किस प्रकार का यूज़ किया गया है, इन चीज़ों पे प्रभावित करता है। तो ये तीनों चीज़ें तो अगर चालक बन चुका है तो ये फिक्स हो गई, इसका मतलब इस चालक का जो है रेजिस्टेंस जो है फिक्स हो चुका है। तो रेजिस्टेंस अगर जो फिक्स हो गया तो कांस्टेंट में जो हम फिक्स वैल्यू को ही लेते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर फिक्स हो गया तो कांस्टेंट में क्या फिक्स वैल्यू को ही ले लेते हैं, तो उसको हम आर से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। आर से रिप्लेस इसीलिए करते हैं, ठीक है, इसी कारण की वजह से, ठीक है, ठीक है। अभी एक मिनट, क्योंकि जब तापमान और भौतिक तत्व न बदलें मतलब रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा, इसका मतलब यही हुआ, हम यही समझाए कि जब भी तापमान और भौतिक तत्व का मतलब मटेरियल, किस मटेरियल का वह बना हुआ है, ये चीज़ें अगर नहीं बदलें तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है, आगे चल के पता चलेगा, आर इज प्रोपोर्शनल एल बाई ए, मतलब लंबाई और क्रॉस सेक्शनल एरिया बराबर करते हैं तो यहाँ रो आ जाता है, जो कि मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो अगर ये चीज़ें तीनों फिक्स हो गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो रेजिस्टेंस फिक्स हो गया तो इसी को हम प्रोपोर्शनल में ले लेते हैं। तो वी बाई अपॉन आई बराबर क्या लिखोगे, आर लिखोगे, तो यही क्या हो जाता है, ओम्स लॉ। तो वी बराबर आई आर को हम ओम्स लॉ के हिसाब से यूज़ कर लेते हैं। अब देखो ये तीन प्रकार से दे सकते हैं, इसको तीन प्रकार से दे देते हैं। जैसे पहले क्या दे देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, एक मिनट, हाँ, इसको क्या दे देते हैं, जैसे वी अपॉन एक तो दे देते हैं वी इक्वल्स टू आई आर, ठीक है, एक दे देते हैं आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, एक दे देते हैं आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो इनमें तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। वी इक्वल्स टू आई आर यहीं से निकल आते हैं। अगर हम किसी भी चालक पे लगा के देखें तो कैसे बोलेंगे कि ये तो एक चालक है, ठीक है, ये एक चालक है जिसका ये प्रतिरोध है आर, इसमें बहने वाली धारा है आई, और इसके दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वी। ये इन्हीं तीन का ये कॉम्बिनेशन बनता है ओम्स लॉ, ठीक है। अगर ओम्स लॉ की दूसरी परिभाषा किसी को एक और होती है जो अगर पता रखनी हो तो उसको भी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी परिभाषा थोड़ी आसान है इसलिए, ठीक है। अब पहली वाली लिखोगे, अगर बड़ा क्वेश्चन आए तो पहली वाली लिखो, अगर छोटे में पूछा जाए तो दूसरी वाली लिखो, ठीक है। तो दूसरी पर, यदि तापमान, टेम्परेचर और भौतिक तत्व, फिजिकल कंपोनेंट का मान न बदले तब विभवांतर जो है धारा के समानुपाती होता है। यदि तापमान जो टेम्परेचर और फिजिकल कंपोनेंट, जो टेम्परेचर तो वहाँ पे लगने वाले जहाँ पे ये चालक प्रयोग किया जाएगा वहाँ पर कितना तापमान रहता है उस पर डिपेंड करेगा। और भौतिक तत्व का मतलब किन किन चीज़ों से ये चालक बन चुका है, अगर ये चीज़ें ना बदलें तो जो है उसकी वोल्टेज जो है धारा के समानुपाती रहेगी। ये चिन्ह जो है समानुपाती का चिन्ह होता है, ठीक है। तो अगर हम इसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वैल्यू को लेते हैं, जिसको हम क्या अभी बोले थे, आर लेते हैं। आर क्यों लेते हैं ये भी हम बताएं, क्योंकि जो अगर कोई भी मटेरियल वो चालक बन चुका है, इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस फिक्स हो चुका है, ठीक है। अब वो रेजिस्टेंस की बोली वोल्टेज और करंट से बदल सकती है, लेकिन जो है उसके चालक के मटेरियल के अनुसार वो नहीं बदलेगी, ठीक है। आर इज कांस्टेंट इफ़ टेम्परेचर एंड फिजिकल कंपोनेंट्स इज नॉट चेंज, ठीक है। इसको इसी चित्र में अगर दिखाना चाहेंगे तो इस प्रकार से दिखा देंगे, ठीक है। अब देखो कुछ नियम होते हैं, लिमिटेशंस होती हैं, कहाँ कहाँ ओम्स लॉ नहीं लगता है इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो देखो पहला, ओम के नियम की सीमाएं। पहला है ओम का नियम नियत तापमान पर प्रयोग होता है। ये हम बताएं, टेम्परेचर जो है फिक्स रखना पड़ता है, तभी हम ओम का नियम वहाँ लगा सकते हैं। ओम का नियम धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है। जो हम चालक बनाने में जो धातु का प्रयोग किए हैं उस पर ओम का नियम पूरी तरीके से निर्भर करता है। अगर धातु बदल दी जाए तो प्रतिरोध का ओम का नियम बदल जाएगा, ठीक है।
मतलब वहाँ पे वैलिड नहीं रहेगा अगर उसकी प्रकृति जो है बार बार बदलती रहेगी। और अगला है ओम का नियम रेखीय, लाइनियर, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट पर ही कार्य करता है। ये तीन होते हैं, लाइनियर, बाइलेटरल और पैसिव एलिमेंट। इनके बारे में अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो इतना ये जो है ओम का नियम हो गया, लिमिटेशंस हो गई उनकी। तो अब ये लाइनियर, बाइलेटरल और पैसिव तीन एलिमेंट ये क्या होते हैं, इनको अगली वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। पढ़ो आराम से, ठीक है। और अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल को जो भी करते हैं सब्सक्राइब कर लो, और ठीक है सब्सक्राइब कर लो जिससे क्या है नोटिफिकेशन मिल जाए सभी बच्चों को, ठीक।